नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिससे 25 मार्च से 13 अप्रैल तक सतत कार्यक्रम होंगे। शासन को बार बार आग्रह करने के बाद भी लघु वेतन कर्मचारी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि यदि लघु वेतन कर्मचारी की मांगों पर शीघ्र कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो आने वाले पंचायत और नगरीय चुनाव और 2023 के आम चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ। सर, किन मुद्दाओं को लेकर आज पत्रकार वार्ता आपने की? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज 14 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ प्रदेश प्रबंध समिति की बैठक भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें प्रबंध समिति के लगभग पदाधिकारी उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा 4 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहला चरण 25 मार्च 2022 को होगा। माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा चरण 1 अप्रैल को होगा, जिसमें संभागीय आयुक्त प्रदेश में उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। तीसरा चरण 8 अप्रैल को होगा, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्रियों को या सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 13 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश के सभी कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में आएंगे और यहाँ पर रैली निकाली जाएगी एवं सभा की जाएगी। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, वृत्त का पदनाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक करना, पुरानी पेंशन बहाली करना, प्रदेश के जो स्थायी कर्मी हैं उनको नियमित सेवा के कर्मचारियों की भांति सारी सुविधाएं देना, अंशकालीन कर्मचारी हैं, हमारे कोटवार साथी हैं, मिड डे मील की जो रसोइयाँ हैं उनको लेकर कम से कम 10,000 मानदेय देना या तो उनको नियमित सेवा की भांति सारी सुविधाएं देना। प्रदेश के लगभग 2,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो प्रदेश के 16 योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सर, लगातार इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव 2023 में चुनाव भी आने वाला है, इसका परिणाम सरकार को देखना पड़ेगा क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से लाभ मिला, जिससे हमारा प्रदेश के लाखों कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। और यदि सरकार शीघ्र मांगों का निराकरण नहीं करती है तो निश्चित रूप से आने वाले जो नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, निश्चित रूप से सरकार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। सर, कहाँ ये आप जो ज्ञापन देंगे, कहाँ ये ज्ञापन के पत्र के माध्यम से उनको नहीं, जो अपन ज्ञापन देंगे, जैसे मैं आपको पहले बताया कि प्रथम चरण हमारा प्रदेश के पूरे 52 जिले के कलेक्टरों को दिया जाएगा। दूसरे चरण में पूरे संभाग के कमिश्नर को दिया जाएगा। तीसरे चरण में पूरे जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, सांसद, उनको दिया जाएगा। चौथे चरण में भोपाल में पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों। फिल्म द कश्मीर फाइल जम्मू के वेब मॉल में जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों के साथ देखी कश्मीरी पंडितों के संघर्ष की सच्ची कहानी देखकर मन पीड़ा से व्यथित हो गया है। इस नरसंहार को देश की जनता के सामने लाने के लिए फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। तफाकसम के शिरे से त्रावन यती और इस पटनी का निकाह मैं अपने छोटे भाई से करूंगा। आज जम्मू में कश्मीरी भाइयों के साथ में फिल्म देखी, द कश्मीर फाइल्स, और वास्तव में रोमांचित करने वाली एक पिक्चर थी और दिमाग के ऊपर जो कई पर्दे पड़े थे उन पर्दों को हटाने वाली फिल्म थी। किस तरह से इतिहास को भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का काम ये कम्युनिज्म सोच वाले लोग कर सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं थी। और जिस तरह से स्टूडेंटों के कॉलेज से जो चल रहा है
जो पूर्व में भी देखने आया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। ये उनकी परतें प्याज के परतों की तरह उधेड़ने वाली फिल्म है। और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा देश के नौजवान से, वो नौजवान जो अभी टीनेज का कहलाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होगा कि किस त्रासदी से गुजरा यहाँ कश्मीर का हिंदू, और इसलिए वो देखे और जो गुजर गया है उसको देख के आने वाले कल की कल्पना भी करे। देश में कहीं ऐसा न हो इसकी चिंता भी करे। यही प्रार्थना करता हूं। एक बार नहीं अनेक बार देख के इसको आप आत्मसात करिए। जबलपुर में बड़ी पापड़ और अचार बेचने वाले युवकों ने करीब 500 लोगों को 3 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। मामला देश की प्रतिष्ठित मोबाइल सिम कंपनी से जुड़ा है। इस गिरोह के सदस्य लोगों को वीआईपी और वीवीआईपी नंबर उपलब्ध कराने के नाम पर ठग लेते हैं। फरवरी माह में गोरखपुर थाना क्षेत्र निवासी एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पे एयरटेल कंपनी का वीआईपी नंबर उपलब्ध कराने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने ऑफर के लिंक पर जब क्लिक किया तो कुछ समय बाद मुंबई से कॉल आया और 90 अरब नंबर प्राप्त करने के लिए 39,000 रुपये जमा कराने के लिए कहा गया। इसके बाद पीड़ित को एक बैंक अकाउंट नंबर दिया गया जिसमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया। उन्होंने ऑफर के तहत लगभग 41,000 रुपये उस खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन इसके बाद ऑफर देने वाले शख्स ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। जब इसकी शिकायत पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर भरतीपुर निवासी अशोक तीर्थानी को हिरासत में लिया है। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत एक ऐसा गिरोह प्रकाश में आया है जो कि एयरटेल नंबर के जो फैंसी नंबर होते हैं, फैंसी नंबर से तात्पर्य है जो जैसे 10 टाइम्स 9 हो गया या 94251 94251 हो गया, इस टाइप से जो कि रिपीटेटिव वाले नंबर है जिसको फैंसी नंबर कहते हैं। ऐसे फैंसी नंबर देने के लालच में भोली वाली जनता से प्रति नंबर 41,300 रुपये ये लेते थे और जैसे ही वो पैसा अकाउंट में जाता उसके बाद फिर वो ये लोग गायब हो जाते हैं। कुल मिलाकर के इनकी ये मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये एयरटेल कंपनी के अपने को कर्मचारी बताते थे, एजेंट बताते थे, जबकि ऐसा नहीं थे ये। और फिर भोली भाली जनता के नंबर के व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालते कि अगर किसी को कोई फैंसी नंबर चाहिए तो इतना पैसा इस अकाउंट में भेजें। और आपको विश्वास आप करने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कम से कम ये अभी तक 500 लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं। और कुल अगर धोखाधड़ी अगर ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो 3 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन जो हैं इस प्रकार से ये कर चुके हैं। इसमें अभी तक 3 आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं, जिसमें कि शिवम और शुभम राय ये मुख्य आरोपी हैं। इनके सह मुख्य आरोपी अभी फरार हैं, जो कि रवि मिश्रा, जो मूलतः बिहार के हैं, लेकिन अभी ऐसा पता चला है कि मुंबई तरफ कहीं ये देखे गए हैं। रवि मिश्रा जो भी फरार है वो 2017 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी वो अभियुक्त थे एक अपराध में, और साथ ही साथ केरल, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में भी इनके अपराध हैं। कुल मिला के एक शातिर गिरोह है ये। और मैं बताना चाहूँगा करीब 50 से 60 बैंक अकाउंट ये ऐसे खुलवाते थे और फिर धोखाधड़ी करते थे। बैंक अकाउंट भी ऐसे खुलवाते कि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती थी उनको ये बोलते थे कि आप 10,000 रुपये हमसे ले लो, आप एक बैंक अकाउंट अपने नाम से खुलवा लो, और ये वो पैसे उनको देते और बैंक अकाउंट के जितने भी ATM डेबिट कार्ड ये अपने सुपुर्द अब खुद रख लेते थे और फिर लोगों से वो पैसा इन अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे। कुल मिलाकर के बड़ी शातिर टाइप का इनका ये मोडस ऑपरेंडी है। और इसे कैसे पहुंची था, इसमें कुछ शिकायतें अपने पास पहुंची थी अपने क्राइम ब्रांच में, साइबर सेल में, जिसमें कि फिर उसमें काम किया। फिर सारे जो टेक्निकल जो सर्विलांस है, सारी टेक्निकल डिटेल्स को स्टडी करके फिर इन तक पहुंचे। जबलपुर के कितने लोगों को इन्होंने? जनता दल यू के अध्यक्ष ने किया पत्थर मार उमा भारती का शराबबंदी को लेकर समर्थन। यह हमारी पार्टी हमेशा से शराबबंदी की पक्षधर रही है। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए।
देखिए, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात को लेकर है कि हमारी शराबबंदी की मांग के समर्थन में जिस प्रकार से उमा भारती जी ने अपना समर्थन दिया है, अपना आक्रोश शराब के खिलाफ व्यक्त किया है, जनता दल यू मध्य प्रदेश उमा भारती जी के साथ है। और निश्चित तौर पर उमा भारती जी ने जो एक विरोध स्वरूप अपना आक्रोश प्रकट किया है पत्थर चला के दुकान के ऊपर, ये पत्थर शराब दुकान के ऊपर नहीं चला है, बल्कि ये पत्थर सरकार की नीतियों के ऊपर और सरकारी व्यवस्था के ऊपर चला है। उमा जी ने इस प्रदेश की महिलाओं के आक्रोश को, उमा जी ने इस प्रदेश की महिलाओं के दुख को, पीड़ा को व्यक्त किया है, जो जनता दल यू की भी पीड़ा है, जो जनता दल यू की भी चिंता का विषय है। और जनता दल यू शराबबंदी के मुद्दे पर अब पूरे प्रदेश में उन तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से सहयोग मांगते हुए एक वृहद आंदोलन करेगा, ताकि प्रदेश की सरकार को मजबूर कर दे कि इस प्रदेश को वो शराब मुक्त प्रदेश बनाए। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया है। देखिए, अभी मैंने कल एक बयान मैंने देखा है व्हाट्सएप में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पत्थर चलाने वाले समाज के दुश्मन हैं। पत्थर चला है शराब की दुकान के ऊपर, पत्थर चलाया है एक महिला ने, पत्थर चलाया है इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने, पत्थर चलाया है एक स्वाधी ने। मैं पूछना चाहता हूं कि शराब की दुकान समाज को शराब में कर देने वाला समाज का दुश्मन है कि इस व्यवस्था को रोक देने वाला, इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाने वाला व्यक्ति समाज का दुश्मन है। बहुत ही एक हल्का बयान है ये। मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से उमा जी की इस कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करता हूं। आप एक आंदोलन भी छेड़ने जा रहे हैं, कब से शुरू होगा और किस प्रकार का रहेगा? देखिए, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है, और जनता दल यू इस बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रहा है। हमने पूरी अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। मैंने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी से आशीर्वाद लिया है। मैं अन्य धर्म नेताओं के जो गुरु हैं उनके पास जाकर भी इस विषय में उनका समर्थन और आशीर्वाद लूँगा, और बहुत जल्द हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के एक नीति के साथ पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चालू करने वाले हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म जबलपुर में देखी है। लगातार पूरे देश में इस फिल्म को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में दर्शक इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। वहीं सांसद राकेश सिंह का कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जिसमें कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों को फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म पूरे देश में कौतूहल का विषय बनी हुई है। वहीं इस फिल्म में कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत ही रोचक ढंग से बताया गया है। इस फिल्म को लेकर अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। द कश्मीर फाइल बहुत शानदार तरीके से निर्देशक द्वारा बनाई गई है। सच्चाई पर आधारित इस फिल्म को अधिक से अधिक देखना चाहिए। कश्मीर फाइल्स को लेकर जब समर्थन जिस तरह से जुड़ रहा है, आज आपने भी मुझे लगता है कि पूरे देश में, बल्कि मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी फिल्म को लेकर लोगों के भीतर इतना जुनून है। एक ऐसी फिल्म जिसमें सच्चाई बताई गई है, जिसमें वो सच्चाई बताई जिसको कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने हमेशा से दबाने की कोशिश की है। आखिरकार कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनकी संपत्तियां छीन ली गई, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकली, केवल इसलिए कि देश का एक वर्ग, एक वोट बैंक उनके हाथ से छूट ना जाए। और इसलिए कांग्रेस हो
या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें वो एकजुटता के साथ में कश्मीरी पंडितों का पलायन और उन पे होने वाले अत्याचार देखते रहे। और अब जब इस फिल्म में कश्मीर फिल्म के माध्यम से, फाइल्स के माध्यम से जब ये सच्चाई सामने देश के आ रही है, तब भी इसकी आलोचना करना और इसको दबाने की कोशिश हो रही है। उनके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसमें आधा सच है और उसके साथ ये भी कहते हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। अगर ये आधा सच है तो टैक्स फ्री क्यों करना चाहिए? सच्चाई ये है कि वो जानते हैं कि ये फिल्म सच है, लेकिन इसको कह के वो मुख्यमंत्री पद को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए उन्होंने अधूरी बात की है। इसलिए मुझे लगा जबलपुर संसदीय क्षेत्र में एक बार हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सभी जनप्रतिनिधियों, माननीय विधायकगणों के साथ में मिलकर इस फिल्म को हम देखें। इसके लिए आज का पूरा थिएटर ही हमने बुक किया है और उसमें सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के साथ आज इस फिल्म को हम देखें। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं साहब कि तत्कालीन जो सरकार थी वो बीजेपी समर्थित थी। महिला ऊर्जा डेस्क और जहांगीराबाद थाना और ऑल मंसूरी समाज सोसाइटी ने महिला सुरक्षा और बाल अपराध पर जन संवेदना कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बाल अपराध और महिला सुरक्षा पर बताया कि प्रदेश में बढ़ते महिला और बाल अपराध को लेकर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जन संवेदना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला ऊर्जा डेस्क जहांगीराबाद थाना और ऑल मंसूरी समाज सोसाइटी ने महिला सुरक्षा और बाल अपराध को लेकर जन संवेदना कार्यक्रम के माध्यम से बाल अपराध को रोकने के बारे में बताया। एसपी अभिनय विश्वकर्मा, एएसपी महिला सुरक्षा निधि सक्सेना, चाइल्ड लाइन की सह संयोजिका अर्चना सहाय और मंसूरी समाज के अध्यक्ष जावेद मंसूरी ने गुड टच और बैड टच के साथ ही कई अहम जानकारियां साझा की। जन संवेदना कार्यक्रम आयोजित किया, खासकर महिला सुरक्षा और बाल अपराध को लेकर, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जी, जन संवेदना ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी आम जन लोग मौजूद हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में, हमारा थाना क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन सब में एक जागरूकता फैलाना कि महिला, छोटे बच्चे और उसमें छोटी बच्चियां भी हो सकती हैं, उन सभी के विरुद्ध में जो अपराध होते हैं उसके संबंध में एक जागरूकता फैलाना और किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने बस यही बताना चाहा है कि किस प्रकार से माता पिता की और जो बाकी लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इन अपराधों को रोकथाम करने के लिए और जल्द से जल्द पुलिस को और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको सूचना देने के लिए। तो मेरी समझ में ये कार्यक्रम से जो एक जागरूकता फैलेगी उसको हम आगे भी जारी रखेंगे और इसमें हमारी सहायता जो एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन मैडम है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अर्चना सहाय मैडम है जो कि लगातार महिला अपराध इन विषय में काम कर रही हैं और जागरूकता फैला रही हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। एक्चुअली ये साइबर क्राइम का एक बहुत नया बिंदु है जो उछड़ कर आया है अभी। इसमें मेनली ये होता है कि स्पेशली पेरेंट्स के पास कुछ फीचर्स होते हैं मोबाइल में, उन फीचर्स को लॉक कर दिया जाए। जैसे कि गाड़ी होती है, गाड़ी में चाइल्ड लॉक होता है, इसी तरीके से मोबाइल्स में भी लॉक होते हैं कि किन ऐप को आप बच्चों के अप्रोच के लिए इजीली पहुंचा रहे हैं और किन ऐप पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम बता रहे हैं इस जनसंवाद के माध्यम से, जो लीगली मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अपराधों को कम करने में प्रयास करेगा। हबीबगंज थाने में होली उत्सव का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टीआई लाल सिंह प्रजापति ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। जीटी नगर थाने में भी होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में टीआई नए लोगों को शांति और सुरक्षा रखने की अपील की है। हर्षोल्लास से मनाया गया, पुलिस लाइन में भी मनाया गया, थानों में भी मनाया जा रहा है। बढ़िया। 2 साल के बाद कैसा लग रहा है कि ये हाँ, 2 साल के बाद पहली बार मना है तो ज़्यादा हर्षोल्लास से मना रही है पुलिस। अपराध की बात करें तो अपराधों में कमी है इस बार? हाँ, नहीं, कोई अपराध नहीं, कल से आज तक कोई अपराध थाने में नहीं है अपने में। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आज होली का अवसर पर बढ़िया, होली हर्षोल्लास से मनाएं और क्या। रंग पंचमी की क्या तैयारी है पुलिस की? इस बार जुलूस काफी बड़े पैमाने पर देखने निकलेगी। हाँ, रंग पंचमी भी जैसे होली मनी है वैसे ही रंग पंचमी मनेगी, हर्षोल्लास के साथ मनेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर, आज देखने में आज आप पूरे रंग में रंगे हुए हैं, बड़ा जश्न का खुशी का माहौल आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। आम जनता क्या संदेश देगी? नहीं, ठीक है
3 साल बाद होली मन रही है, अच्छी पुलिस की होली मन रही है, बेहतरीन बढ़िया मन रही है, वो बहुत अच्छा है। मैं सभी जनता के लिए होली की शुभकामनाएं देते हुए इस बात की खुशी जाहिर करता हूं कि 2 साल तक कोरोना गाइडलाइन रही, इसलिए आम जनता ने भी अपना हर्षोल्लास के साथ होली नहीं मना पाई है और इसके साथ ही ये तीसरा वर्ष है कि होली मनाने का आम जनता को मौका मिला है। ये अत्यंत खुशी की बात है। लोग अपनी बुराइयों को मिटाकर खुशियों में तब्दील कर लेते हैं, ये उनकी समझदारी है। दूसरा, कल हमारे क्षेत्र में हबीबगंज क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इसकी मुझे अत्यंत खुशी की बात है कि सभी लोगों ने अच्छे से होली मनाई और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। और उसी के कारण आज हम लोग भी अपने थाना परिसर में स्टाफ के साथ होली की शुभकामनाएं देते हुए और अपना मना रहे हैं और सभी जनता को इस बात के लिए भी अनुरोध करते हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सब लोग होली मनाएं और इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी हर्षोल्लास है होली को लेकर। इसी बात का पुलिस में हर्षोल्लास है कि इस होली पर पूरे भोपाल में कोई बड़ी घटना सुनने को नहीं मिली है। विशेषकर हम तो अपने हबीबगंज थाना क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारे क्षेत्र में होली को लेकर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की उत्पन्न स्थिति नहीं हुई है। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। वो उसी मार्गदर्शन के कारण हम लोग जो है अच्छे से जनता में होली मनवा सके और उसी की वजह से आज हम लोग भी थोड़ी बहुत खुशी मना पा रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा के पलेरा में 18-19 मार्च की रात्रि से आकस्मिक तत्वों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल को तोड़ा गया और मूर्ति गायब कर दी गई। इस मामले में सभी जनमानस में भारी आक्रोश है। आक्रोशित जनता के साथ थाने में जाकर आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के ज्ञापन दिया गया है और बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग की है। नगर में आज बाबा साहब की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में लगातार बाबा साहब का अपमान हो रहा है। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, भारत के संविधान का अपमान है। ये बाबा साहब की मूर्ति को नहीं तोड़ा गया है, भारत के संविधान को तोड़ने मरोड़ने की जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, राजनीति है, वो दिखाई दे रही है। आरएसएस की विचारधारा संविधान विरोधी है, बाबा साहब की विरोधी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। सभी लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपियों को तत्काल पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए, सुरक्षा दी जाए। अन्यथा पूरे पलेरा नगर में, टीकमगढ़ जिले में और मध्य प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी कभी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया और सरकार द्वारा आरोपियों को बचाया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तत्काल आरोपियों को पकड़ा जाए और बाबा साहब की मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाए और सुरक्षा दी जाए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। किस समय मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, कितना समय था, कब किया गया? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि थाने से लगी हुई 5 कदम की दूरी पर एक मूर्ति जो कि बाबा साहब हम सबके सम्मान का प्रतीक है, हटाया जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है और थाने के लोग कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। ये एक गहरी साजिश है। मध्य रात्रि के किसी समय में सरकार के संरक्षण में ये कार्रवाई की गई है और सरकार और प्रशासन द्वारा मामले में लीपापोती की जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार लीपापोती छोड़े, अन्यथा सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या प्रशासन द्वारा वहाँ पे मूर्ति को स्थापित किया गया था कि आम लोगों के द्वारा किया गया? देखिए, जिस तरह से समाज के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि मूर्ति स्थापित के लिए अनुमति दी गई थी, काफी समय से ये अनुमति प्राप्त होने के बाद भी मूर्ति नहीं लगाई जा रही थी। कल मूर्ति स्थापित की गई थी, उसके बाद प्रशासन द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी गई और मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा हटा दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार की साजिश है। थाने से 5 कदम दूरी पर थानों को पता ना हो, प्रशासन को पता ना हो, ये संभव नहीं है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहते हैं? हमने पुलिस थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया है, उन्होंने 3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर 3 दिन में आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं और मूर्ति पुनः स्थापित नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन न केवल पलेरा, पूरे टीकमगढ़ जिले और पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।